गरीब डबल डेकर बस वाला। मोहन एक गरीब बस ड्राइवर था। वो मधुकर नाम के आदमी के पास बस चलाने का काम करता था। लेकिन मधुकर एक बहुत ही लालची इंसान था। एक दिन मोहन का बेटा सोनू तेज बुखार के कारण तपने लगता है। तब मोहन उसे अस्पताल में भर्ती करता है। अस्पताल वाले पहले फीस भरने के लिए कहते हैं। तब मोहन सोचता है, अरे मुझ गरीब के पास तो सोनू के इलाज के भी पैसे नहीं है। अब क्या करूं? बिना फीस भरे अस्पताल वाले सोनू का इलाज भी नहीं करेंगे। हाँ, एक काम करता हूँ, मालिक से बात करता हूँ। बच्चे की बीमारी के बारे में सुनकर वो कुछ ना कुछ तो मदद कर ही देंगे। ऐसा सोचकर मोहन मधुकर के पास जाता है और उसे सारी बात बताकर पैसे मांगता है। तब मधुकर गुस्से से कहता है, अरे एक तो तू काम पर देरी से आया, ऊपर से ये बीमारी का बहाना बनाकर मुझसे पैसे मांग रहा है। तुझे पता भी है कि मेरा कितना नुकसान हुआ है? नहीं मालिक, मैं कोई बहाना नहीं कर रहा हूँ। मेरी बातों पर आप विश्वास कीजिए। चल ठीक है, विश्वास कर भी लिया, पर पहले तुझे एक ट्रिप पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद ही मैं तुझे पैसे दूंगा। यह सुनकर मोहन काम के लिए तैयार हो जाता है। उस दिन वो बस से एक ट्रिप मारता है और शाम को मधुकर के पास आकर पैसे मांगता है। पर मधुकर अपनी बात से मुकर जाता है और कहता है, अरे मैंने तो बस आज का नुकसान भरने के लिए झूठ कहा था तुमसे। मेरे पास पैसे वैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। चलो जाओ यहां से। नहीं नहीं मालिक, आप क्यों एक गरीब बाप का इम्तिहान ले रहे हो? उधर मेरा बेटा दर्द सहन कर रहा है और आप हो कि खुद के फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। मालिक एक काम कर दीजिए, मेरे इस महीने के जितने भी पैसे होते हैं वो देकर मुझे अपनी नौकरी से मुक्त कर दीजिए। मोहन मधुकर के सामने पैसों के लिए भीख मांगने लगता है। पर लालची मधुकर को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। वो मोहन को अपने घर से भगा देता है। उदास मन से मोहन अस्पताल जाते रहता है। उसे अस्पताल जाने की हिम्मत भी नहीं होती। वो अस्पताल के बाहर ही एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता रहता है, अब मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं मदद मांगने के लिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत ही बदनसीब बाप हूं जो बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मोहन ऐसा सोचकर रोते रहता है। मोहन ऐसा सोचकर रोते रहता है कि तभी वहां हरीश नाम का एक आदमी आता है। अरे मोहन, तुम यहाँ? मैं तुम्हें अस्पताल में कब से ढूंढ रहा हूँ। देखो अब रो मत, तुम्हारा बेटा सोनू ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी फीस भर दी है। उसका इलाज शुरू हो गया है। क्या कहा? क्या तुम सच कह रहे हो? पर मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? अरे मोहन, याद है वो दिन जिस दिन मैं मेरा पैसों से भरा बैग तुम्हारी बस में भूल गया था? उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी, लेकिन तुमने बिना लालच किए मेरा पता ढूंढ निकाला और मेरे पैसे मुझे लौटा दिए। उस दिन तुम्हारा उपकार नहीं चुका सका मैं। लेकिन आज जब मैं अस्पताल आया था और तुम्हें देखा, तो मैं तुमसे कुछ कहता इससे पहले ही तुम चले गए। इस तरह से हरीश ने मोहन की मदद की। तब मोहन हरीश का धन्यवाद करता है और अपने मालिक की सारी हकीकत उसके सामने बताता है। मोहन हरीश को उसके पैसे लौटाने का वादा करता है और अपने बेटे सोनू के पास जाता है। मोहन के पास कुछ काम नहीं था। वो घर के बाहर बैठा सोच रहा था कि तभी वहां हरीश एक डबल डेकर बस लेकर आता है और मोहन से कहता है, अब उस लालची धोखेबाज मधुकर के पास नौकरी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम बस ये डबल डेकर बस चलाओ। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी खुद की बस सेवा हो इस गांव में। तब जाकर उस लालची मधुकर का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। आपका ये उपकार मैं कैसे चुकाऊंगा? कोई जान पहचान नहीं, कोई रिश्ता नहीं, पर फिर भी आप इंसानियत के नाते मेरे लिए कितना कुछ सोच रहे हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। अरे अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है मोहन। और अगर तुम्हें मेरा उपकार चुकाना ही है तो ऐसे ही किसी गरीब की मदद करना, समझे? उस दिन से मोहन उस डबल डेकर बस को चलाकर पैसे कमाने लगता है। वो बस का किराया भी बाकी बस वालों से बहुत कम रखता है। ऊपर से लोग भी डबल डेकर बस का आनंद लेने के लिए उत्सुक रहते थे। इस तरह से मोहन की बस सेवा अच्छे से शुरू हो जाती है। अब उसकी दूसरी बस भी कुछ ही दिनों में आ जाती है। मोहन पैसे कमाने के साथ साथ गरीब लोगों की भी मदद करता है। इस तरह से मोहन अमीर आदमी बन जाता है और मधुकर की बस सेवा कुछ ही दिनों में बंद हो जाती है। इस तरह से मधुकर का घमंड भी टूट जाता है और वो रास्ते पर आता है। रिमोट कंट्रोल सीमेंट मिक्सर ट्रक।
सुधाकर नाम का एक आदमी मेहता नाम के बिल्डर के पास काम करता था। मेहता बहुत ही अकड़ू और लालची इंसान था। वो अपने पास काम करने वाले लोगों को तनख्वाह भी बराबर वक्त पर नहीं देता था। सुधाकर अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए एक बार मेहता सुधाकर को बुलाकर कहता है, सुनो सुधाकर, आज तुम्हारा रिटायरमेंट है। जैसे सरकारी नौकरी में होता है ना, ठीक वैसे ही। पर मालिक, मुझसे कोई गलती हुई क्या? अभी तो मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे पोते के कॉलेज की फीस भरनी है मालिक। प्लीज मुझे काम से मत निकालिए। लेकिन सुधाकर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता। अब तुमसे काम भी नहीं हो पा रहा है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ऐसा कहकर मेहता उसे 1 महीने की तनख्वाह देकर काम से निकाल देता है। सुधाकर बहुत ही मिन्नतें करता है, पर मेहता उसकी कुछ नहीं सुनता। बेचारा सुधाकर उदास होकर घर आता है। तभी उसका दोस्त मनोहर आकर उसे कहता है, अरे क्या बात है सुधाकर, क्यों ऐसे उदास बैठे हो? क्या बताऊं मनोहर, मुझे मेरे पोते राहुल की बहुत चिंता हो रही है। मेरे कारण कहीं उसकी पढ़ाई रोकनी ना पड़ जाए। मेरे सिवा उसका है ही कौन इस दुनिया में। मैं उसे तो कुछ बता भी नहीं सकता। अरे यार, तू ऐसी उल्टी सुल्टी बातें मत कर। पहले मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। तू कुछ बताएगा तभी तो मैं तेरी कुछ मदद कर सकता हूं ना। तब सुधाकर मनोहर को अपनी नौकरी जाने की बात बताता है। कैसे उसने मिन्नतें करके मेहता को मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। ये सब सुनकर मनोहर कहता है, नहीं सुधाकर, ऐसे हार मत मान। इसमें भी कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा। और हाँ, पैसों की जरूरत हो तो मुझे मांगने जरूर आ जाना। ऐसा कहकर मनोहर वहां से चला जाता है। लेकिन सुधाकर दिन भर उसी चिंता में रहता है। उसे काम पर ना जाते हुए और चुपचाप बैठा देखकर राहुल को शक होता है। तब वो अपने दादाजी से बात करता है। दादाजी, क्या बात है? मैं कल से देख रहा हूँ आप घर पर ही हो और बड़ी चिंता में दिख रहे हो। क्या बात है दादाजी, मुझे बताओ। अरे बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बस इसीलिए मैं आज काम पर नहीं गया। जाओ बेटा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। सुधाकर अपने काम चले जाने के बारे में राहुल को कुछ नहीं बताता। लेकिन राहुल को सुधाकर की बातों से शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तब वो मनोहर के पास जाता है और कहता है, सुनिए मनोहर दादाजी, आखिर मेरे दादाजी को क्या हुआ? वो बहुत परेशानी में दिख रहे हैं। आप उनके अच्छे दोस्त हो, इसलिए आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको तो पता ही होगा ना। राहुल की बात सुनकर मनोहर उसे सच सच बता देता है, जिस वजह से राहुल को बहुत बुरा लगता है। तभी उसकी नजर मनोहर के पास रखे हुए एक पुराने सीमेंट मिक्सर ट्रक पर जाती है। तब वो मनोहर से कहता है, सुनिए मनोहर दादाजी, ये किसका सीमेंट मिक्सर ट्रक है? अरे बेटा, ये तो मेरा ही है। मैंने और तुम्हारे दादाजी ने मिलकर एक जमाने में इसे खरीदा था। अच्छा, लेकिन क्या आप मुझे ये दे सकते हो? हाँ हाँ बेटा, लेकर जाओ। वैसे भी इस पर अब तुम्हारा भी हक है। मेहता की वजह से हमारा व्यापार नहीं चल पाया और उसी के पास हमें ये काम करना पड़ रहा है। अरे तो दादाजी के परेशानी का हल तो मिल ही गया। मैं अब इसको ऐसे ठीक करवाता हूँ कि दादाजी को काम ही काम मिलेगा। राहुल एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसे मशीन के बारे में सब कुछ पता था। राहुल उस पुराने सीमेंट मिक्सर ट्रक को रिपेयर करता है और उस ट्रक को लेकर वो अपने दादाजी के पास जाता है और कहता है, दादाजी, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे बेटा, क्या लाए हो और इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे दादाजी, एक बार देखिए तो सही, ये आपके परेशानी का हल है। अब आपको किसी के पास काम करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। पर बेटा, मुझसे इस उम्र में काम हो पाएगा? दादाजी, इसीलिए तो मैंने ये रिमोट कंट्रोल सीमेंट मिक्सर ट्रक बनवा के दिया है आपको। अब आप बैठे बैठे सारा काम कर सकते हो। राहुल ऐसा कहकर सुधाकर को रिमोट से किस तरह सीमेंट ट्रक से काम किया जा सकता है वो सब कुछ बताता है। ये सब देखकर सुधाकर बहुत ही खुश हो जाता है और उस दिन से खुद का काम शुरू करता है। धीरे धीरे काम बढ़ता जाता है और उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। तब सुधाकर अपने पोते राहुल से कहता है, वाह बेटा,
तुम्हारी वजह से आज मेरा काम बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तुम्हारी वजह से ही मुझ जैसे बाकी लोगों को भी काम मिला। सब लोग तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं बेटा। मुझे तुम पर गर्व है। प्रिमिटिव अंडरग्राउंड हाउस। रमेश और नितेश नाम के दो भाई रामपुर नाम के गांव में रहते थे। एक दिन रमेश अपने भाई नितेश के परिवार को घर से बाहर निकालते हुए कहता है, सुन नितेश, आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। ये सारी जायदाद अब मेरी है। अब तुम्हारा इस जायदाद पर कोई हक नहीं है। रमेश एक लालची इंसान होता है, जो कि अपने खुद के भाई का भी भला नहीं सोचता। वो सारी जायदाद चुपके से अपने नाम करके अपने भाई नितेश को घर से बाहर निकलवाता है। रमेश की ये बात सुनकर नितेश कहता है, पर भैया, मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? जायदाद नहीं, पर कम से कम रहने के लिए एक घर तो देते। अरे गांव के बाहर जो बंजर जमीन है ना, वहां जाकर रहो तुम अपने परिवार के साथ। लेकिन यहाँ पे रहकर मेरा दिमाग मत खाओ। अब मुझे कुछ और नहीं सुनना, नहीं तो मैं वो जमीन भी तुमसे छीन लूंगा। नितेश अपने परिवार को लेकर उस बंजर जमीन पर रहने के लिए जाता है, जहां पर कोई भी घर नहीं था। चारों तरफ बस बड़े बड़े पत्थर ही पत्थर पड़े थे। ये सब देखकर नितेश की पत्नी नीना कहती है, अजी, यहाँ तो कोई भी घर नहीं है और यहाँ हम घर बांध भी नहीं सकते। इन बड़े बड़े पत्थरों को कैसे उठाएंगे? आपके भाई ने हमारे साथ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो दोनों भी एक बड़े से पत्थर पर बैठकर सोचते रहते हैं कि तभी एक चूहा जमीन के अंदर से आकर नितेश के पैरों को काटते रहता है। तब नितेश कहता है, अरे हट हट, ये चूहा भी ना काट दिया मेरे पैरों को। पर यहाँ बंजर जमीन पर ये चूहा क्या कर रहा है? यहाँ तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। नितेश इस तरह सोचते रहता है कि तभी वो चूहा फिर से आकर नितेश के पैरों को काटने लगता है। तब तो नितेश उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। चूहा भागते भागते एक बड़े से सुरंग में जाता है। नितेश नीना को बुलाते हुए कहता है, अरे नीना, जरा यहाँ तो आना। देखो, यहाँ पर एक बड़ी सी सुरंग दिख रही है। नीना नितेश के पास जाती है और दोनों भी सुरंग के अंदर आते हैं। सुरंग से जाते जाते वो दोनों एक अंडरग्राउंड में पहुंचते हैं। तब नितेश कहता है, अरे नीना, आज से हम यहीं पर घर बनाकर रह सकते हैं। पर हमारे पास तो एक भी पैसे नहीं है, फिर यहाँ हम कैसे घर बनाएंगे? अरे नीना, जंगल में जो चीजें मिलते हैं ना, हम उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके प्रिमिटिव स्टाइल में अपना घर बनाएंगे। उसके लिए कोई खर्चा नहीं लगता है, बस मेहनत करने की जरूरत है। ये कहकर नीना और नितेश घर बनाने के लिए चीजें ढूंढ कर लाते हैं और बड़ी ही मेहनत से कुछ ही दिनों में वो प्रिमिटिव अंडरग्राउंड हाउस बनाते हैं और उसी घर में रहने लगते हैं। तब नितेश नीना से कहता है, नीना, आखिरकार हमारे रहने का इंतजाम हो गया। बस अब कुछ काम मिल जाए तो खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। अगर ये जमीन खेती के लायक होती तो हमें कोई भी चिंता नहीं होती। पर क्या कर सकते हैं? आपके भाई ने जो धोखा किया है, वो तो कोई दुश्मन भी ना करे। अरे अब छोड़ दो वो सब बातें। मैं कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। वे दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी वो चूहा फिर से उनके प्रिमिटिव अंडरग्राउंड हाउस में आता है और वहां पर इधर उधर करने लगता है। तब नितेश उस चूहे को भगाने की कोशिश करता है। तब वो चूहा भागते भागते एक बिल में घुस जाता है। उस बिल में से थोड़ी रोशनी आती हुई दिखाई देती है। नितेश जब वहां जाकर देखता है, तब वहां पे एक हीरा होता है। हीरे को देखकर नितेश कहता है, अरे अरे नीना, इस बिल में तो एक हीरा है, लेकिन ये हीरा यहाँ कैसे? नितेश उस हीरे को निकालकर देखता रहता है। नीना भी उस हीरे को देखकर चौंक जाती है। फिर नितेश अंडरग्राउंड में ही उस बिल में ताक झांक करने लगता है। तब उस बिल में एक दीवार दिखाई देती है और उस दीवार के पीछे कुछ लोगों के बातें करने की आवाज आती है। नितेश जब दीवार में लगे एक होल से देखता है, तब उसे सारी बात समझ आती है। अरे ये लोग तो स्मगलर है, स्मगलर, जो स्मगलिंग करके हीरे यहाँ अंडरग्राउंड में छुपा कर रखते हैं। मुझे अभी पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। ये कहकर नितेश तुरंत ही पुलिस को फोन लगाता है और स्मगलर्स की सारी जानकारी देता है। पुलिस भी तुरंत वहां आती है और अंडरग्राउंड जाकर सारे स्मगलर्स को पकड़ लेती है। तब पुलिस कहते हैं, थैंक यू वेरी मच नितेश। तुम्हारी वजह से आज इस बड़े हीरे के स्मगलर्स को हम पकड़ सके हैं। तुम्हें इसके लिए 10% इनाम मिलेगा। पुलिस स्मगलर्स को पकड़कर ले जाती है और जेल में डाल देती है। नितेश को पुलिस की मदद करने के लिए 10% का इनाम, जो बहुत सारी राशि होती है, मिलता है।
उसी के साथ जो हीरा चूहे से नीतेश के घर में गिरा था, वो उसे बेचकर पैसे कमाते हैं। बाद में जेसीबी से बड़े बड़े पत्थरों को वो उठाता है और उस बंजर जमीन को खोदकर खेती के लायक बनाता है। इस तरह से नितेश और उसकी पत्नी उसी प्रिमिटिव अंडरग्राउंड हाउस में रहकर खेती का काम करने लगते हैं और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं।